नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हाथ में सत्ता आती है, ताकत आती है, तो अहंकार भी आ ही जाता है। लेकिन यही सत्ता जब बिखरती है तो अहंकार भी बिखरता है, अहंकार भी टूटता है। अब मोदी जी का ही मामला देखिए। कुछ समय पहले तक मोदी जी जिन मुख्यमंत्रियों को मिलने का जल्दी समय नहीं देते थे, आज उन्हीं मुख्यमंत्रियों को खुद फोन करके मोदी जी बात करते हैं। और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, चार मुख्यमंत्री हैं। और ये मुख्यमंत्री कभी उनके हिटलिस्ट में रहे। और दोस्तों, आज का बड़ा सवाल, द बिग क्वेश्चन, और बिग क्वेश्चन यह है कि देश के चार मुख्यमंत्रियों के आगे मोदी जैसा ताकतवर नेता, प्रधानमंत्री अचानक झुक क्यों गया, अचानक सरेंडर क्यों कर दिया उसने। और इनमें से कुछ मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके हाथों में हथकड़ी पहनाना चाहते थे मोदी जी, जिन्हें भ्रष्टाचार के जुर्म में, आरोप में जेल भेजना चाहते थे, जिनके हाथों में हथकड़ी पहनाना चाहते थे मोदी, आज उनके गले में माला क्यों डाल रहे हैं, आज उनके गले में हार क्यों डाल रहे हैं मोदी। क्या मोदी जी को अपनी कुर्सी जाती हुई दिख रही है, इसलिए दुश्मनों के आगे भी झुकना पड़ रहा है? आज इसी से खुलासा करने जा रहा हूं। अब दोस्तों, राजनीति की ये जो बड़ी कहानी है, इसकी परतें मैं एक एक करके खोलूंगा और केस वाइज आपको एक एक कहानी बताऊंगा। केस नंबर 1, ममता बनर्जी, यूं कह लीजिए मुख्यमंत्री नंबर 1 ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी इसलिए क्योंकि एक वक्त था जब मोदी जी ममता का किला ढाकर बंगाल में अपना किला बनाना चाहते थे। और तब उन्होंने ममता की पार्टी टीएमसी को तोड़ने की कोशिश की, विधायक तोड़ने की कोशिश की, कई विधायक तोड़ भी दिए। और तब भी चैन नहीं आया तो मोदी जी ने ममता बनर्जी के सगे भतीजे अभिषेक बनर्जी, उस पर मुकदमा कर दिया, अभिषेक बनर्जी की पत्नी पर मुकदमा कर दिया, छापे डलवा दिए, ईडी और सीबीआई की फाइलें खुलवा दी। जेल भेजने का इरादा था आधे खानदान को। लेकिन आज की तारीख में स्थिति यह है कि भले ही ममता बनर्जी इंडिया अलायंस की बड़ी नेता हैं, लेकिन दिल्ली में अंदर ही अंदर मोदी जी के चाणक्य ममता बनर्जी से बात कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। ये खबर आपको आगे इसकी परतें खोलेंगे टाइगर। चर्चा ऐसी बहुत जोरों पे है राजनीतिक गलियारों में। दिल्ली आई थी, धुआं निकलता है तो कहीं ना कहीं, हाँ, जब धुआं निकलता है तो चिंगारी कहीं है, ये आप समझ लीजिएगा। ममता बनर्जी की और अमित शाह की एक लंबी बातचीत हुई, जैसे आप चाणक्य कहते हैं, वो जुगाड़ू है। तो एक नया जुगाड़ का सिस्टम उन्होंने किया कि हमारी 18 सीटें बंगाल में थी, हमें आप और कुछ नहीं करिए, कम से कम 10 से 15 सीटों पे एक फ्रेंडली कॉन्टेस्ट का कंसेप्ट देखिए। अब अंदर की सारी कहानी टाइगर से सुनिएगा और वाकई चौंकाने वाली है। केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 कहिए या मुख्यमंत्री नंबर 2 कहिए, केसीआर, के चंद्रशेखर राव, सबसे मजबूत मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, प्रचंड बहुमत इनके पास है। ये भी मोदी जी के निशाने पर थे। मोदी जी इनको भी कुर्सी से हटाना चाहते थे और तेलंगाना में बीजेपी को मजबूत करना चाहते थे। कांग्रेस को ऑलमोस्ट खत्म कर ही दिया था। और इसीलिए केसीआर के यहाँ छापे पड़े, केसीआर की घेराबंदी शुरू हुई। और यहां तक नौबत आई कि केसीआर की जो बेटी हैं कविता, इन पर भी मुकदमे ठोक दिए गए। ईडी पीछे लगा दी, सीबीआई पीछे लगा दी, इनकम टैक्स पीछे लगा दिया। बेटी से 9 घंटे इंट्रोगेशन हुआ, जेल भेजने की तैयारी थी। लेकिन आज हाल ये है, जमीनी हकीकत ये है कि मोदी जी जिस तेलंगाना को जीतना चाहते थे, वहीं से उन्होंने अपने को पीछे खींच लिया है। और लोग कह रहे हैं हैदराबाद में कि आज की तारीख में तेलंगाना में बीजेपी केसीआर की बी टीम है, उनकी पार्टी की बी टीम है। इससे भी पर्दा हटाऊंगा कि नौबत क्यों आई, एक दुश्मन के सामने क्यों झुक गए। इंटरेस्टिंग कहानी है, आगे बताऊंगा। केस नंबर 3, मुख्यमंत्री नंबर 3, और ये जो साहब हैं, इनका नाम है जगन मोहन रेड्डी।
अब उत्तर भारत के लोग कम जानते होंगे कि जगन मोहन रेड्डी आज की तारीख में देश के वो मुख्यमंत्री हैं जिन पर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के केस हैं। ये ज़मानत पर चल रहे हैं, बेल पर है। जी हाँ, चीफ मिनिस्टर ऑन बेल। और शायद इसीलिए 2-3 महीने पहले विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में अमित शाह ने धज्जियां उड़ा दी थी, जगन रेड्डी की धज्जियां उड़ा दी थी। ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए जो शायद किसी गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री पर लगाए होंगे। सुनिए शाह साहब को, फिर आगे बढ़ते हैं। जगन जी के शासन में वाइजेक असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। भूमि घोटाला, रेत खनन घोटाला, नस्ली दवाओं का व्यापार, ये सारे खुलेआम सत्ताधारी पार्टी के लोग कर रहे हैं। अब कुछ दिन पहले तक अमित शाह आग उगल रहे हैं जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ, लेकिन आज स्थिति काफी बदली हुई है। और इस बदली हुई स्थिति की एक वजह यह है कि जगन मोहन रेड्डी पर जितने मुकदमे हैं भ्रष्टाचार के, उससे कहीं ज्यादा सीटें हैं उनके पास लोकसभा में। और यही जो सीटें हैं, इस पे नजर है मोदी जी की, अमित शाह की 2024 को लेकर कि अगर सीटें कम पड़ी तो आएंगी कहां से। और शायद इसलिए जगन मोहन रेड्डी को आज मोदी जी ने सराखों पर बैठा रखा है। केस नंबर 4, केस नंबर 4, मुख्यमंत्री नंबर 4 नवीन पटनायक साहब। अब नवीन पटनायक साहब का सबसे लंबा कार्यकाल है मुख्यमंत्री का आज की तारीख में इस देश में। कभी मोदी जी को लगता था कि इनको भी कुर्सी से हटाया जा सकता है और उड़ीसा में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की गुंजाइश है। उनको लगता था कि बीजेपी वहाँ हावी हो सकती है, इस आदमी को किनारे किया जा सकता है, निशाने पर थे। लेकिन आज स्थितियाँ ऐसी नहीं हैं। लोग कहते हैं, दिल्ली में चर्चा है कि 2 ऐसे फ़ोन हैं कि अगर मोदी जी को उनके बारे में इत्तला हो जाए तो तुरंत लाइन पे आते हैं। चर्चा है, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है। एक फ़ोन बाइडेन साहब का है, अगर उनका फ़ोन आ जाए तो मोदी जी तुरंत लाइन पे आते हैं। और एक फ़ोन नवीन पटनायक का है, उड़ीसा से। जी हाँ, तो नवीन पटनायक आज की तारीख में लोग कहते हैं कि ये इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि इनके एक फ़ोन पर मोदी का कोई भी मंत्री बैठ कर नहीं, खड़े होकर बात करता है। सीटें इनके पास भी खूब हैं और उसी सीट पर निगाह है मोदी जी की। इस पर भी पर्दा हटाऊंगा। अब दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी के नेचर में या उनकी राजनीति में या उनके राजनीति करने के तौर तरीकों में सरेंडर, झुकना, और वो भी किसी मुख्यमंत्री के आगे, ये संभव ही नहीं है। लेकिन आज मैंने आपके सामने 4 मिसालें पेश की हैं और मुझे लगता है आप कुछ थोड़ा बहुत कन्विंस भी हुए होंगे कि मोदी जी क्यों झुक रहे हैं। लेकिन असली वजह क्या है? ये जो अचानक परिवर्तन आया, जो मैंने कहा था कि जिसके हाथों में हथकड़ी डालना चाहते थे, अब वहां गले में माला डाल रहे हैं, ये चेंज क्यों आया? इसकी वजह क्या है? मुझे लगता है ज़्यादा समय नहीं लूँगा, भीतर तक जाते हैं इस सवाल के। बात करते हैं अशोक वानखेड़े टाइगर से। टाइगर, पहला सवाल, कहां तो नरेंद्र मोदी समय नहीं देते थे। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, तेलंगाना का मुख्यमंत्री हो, ममता दीदी हो, 2-2 दिन, 3-3 दिन इंतजार करना पड़ता था। और आज हालत यह है कि फोन आता है तो सुनते हैं, चाणक्य के खड़े हो जाते हैं। 4 मुख्यमंत्री जिनके आगे नतमस्तक हैं मोदी, नतमस्तक हैं अमित शाह, उनके चाणक्य। और खबर यह भी आ रही है कि कहां तो जेल भेजने जा रहे थे कविता केसीआर को, जेल संजय सिंह को भेज दिया गया। उनको 2-2 बार इंट्रोगेशन के लिए बुलाया गया और कहा, साहब ये किंग पिन है, ये जो साउथ लिकर की लॉबी है जिसने पूरा का पूरा खेल रचा है दिल्ली में, किंग पिन बताया जा रहा था। और आज कविता को लेकर डील हो रही है। मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि नरेंद्र मोदी के स्वभाव में झुकना नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी पूरी तरह से नतमस्तक हैं। कारण क्या है टाइगर? समय आने पे, बुरा समय आने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। और वर्तमान में गुजरात लॉबी का समय इतना बुरा है कि गधों के सामने भी इनको
नतमस्तक होना पड़ रहा है। ये जान गए हैं कि एंटी इनकम्बेंसी और इनके झांसेबाजी में इस देश की जनता नहीं आ रही है। ये जान गए हैं कि इंडिया गठबंधन ने इन्हें पसीना ला दिया है। ये जान गए हैं कि जो कांग्रेस को ये बहुत ही कमजोर समझ रहे थे, उस कांग्रेस को राहुल गांधी के पदयात्रा ने एक नई जान दे दी। हिमाचल, दिल्ली, कर्नाटक के चुनाव के हार के बाद नरेंद्र मोदी ब्रांड भी कमजोर हो गया, हिंदुत्व का कार्ड भी कमजोर हो गया। ये सब जो जान गए। अब 2024 में क्या होगा? यदि 220, 180, 220, 220, 230 पे सीटें आती है तो बाकी की सीटें कहां से आएंगी? कौन मदद करेगा? कोई मदद नहीं करेगा। ये एनडीए गठबंधन में 38 लोग तो है, लेकिन उसमें से 36 लोग तो किसी काम के है नहीं। वो भारी है, बोझ है। हाँ, सिर्फ भीड़ है उसमें, भीड़ है उसमें। अब सवाल वोट नहीं है। सीटें आएगी कहां से? तो अब इंडिया गठबंधन में, या जो लोग इंडिया गठबंधन में नहीं है, उनके तरफ नजर है। अब ममता का प्रॉब्लम यह है कि उसका भतीजा, सब परिवार ईडी और उसके रडार पे है, लगातार हेड ऑन लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में जब ममता जी आई तो शायद चर्चा ऐसी बहुत जोरों पे है राजनीतिक गलियारों में, दिल्ली आई थी धुआं जब, निकलता है तो कहीं ना कहीं, हाँ, जब धुआं निकलता है तो चिंगारी कहीं है, ये आप समझ लीजिएगा। ममता बनर्जी की और अमित शाह की एक लंबी बातचीत हुई, जैसे आप चाणक्य कहते हैं, वो जुगाड़ू है। तो एक नया जुगाड़ का सिस्टम उन्होंने किया कि हमारी 18 सीटें बंगाल में थी, हमें आप और कुछ नहीं करिए, कम से कम 10 से 15 सीटों पे एक फ्रेंडली कॉन्टेस्ट का कंसेप्ट देखिए। ऐसे कमजोर हमारे 15 जो जीतने वाले हैं, उनके खिलाफ कमजोर कैंडिडेट यदि आपने उतार दिए, हमें 18 की जगह 15 भी सीटें मिली तो हमारा डैमेज कम होगा। मुझे नहीं लगता ममता अपने सीटों के साथ खुल के आ जाएगी एनडीए में, क्योंकि ममता जैसी एनडीए में चली जाएगी, मतलब आप टाइगर आप ये कह रहे हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग अमित शाह बनाना चाहते हैं ममता बनर्जी से कि भाई ठीक है, मैं तुम्हारे भतीजे को, तुम्हारे भतीजे की पत्नी को, यानी तुम्हारे भतीजे और बहू को मैं ईडी रोके रखूंगा, तुम 10-15 सीटों में हमें कमजोर कैंडिडेट दे दो, एक तालमेल बैठा लो, पर्दे के पीछे एक अंडरस्टैंडिंग कर लो, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि इनका जो घटना वाला जो सीन है, बिहार में ये इनकी सीटें घटेगी, इनके सीटें महाराष्ट्र में घटेगी, इनकी सीटें कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में घटेगी, कर्नाटक में घटेगी। मेरा ये अनुमान है कि थोड़ा बहुत बड़ा, मतलब कुछ बड़ा डेंट भी लग सकता है यूपी में। यदि यूपी में बड़ा डेंट लग गया तो ये जो आज एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसका कोई जरूरत ही नहीं होगी, खत्म ही खेल है। यदि यूपी में डेंट नहीं लगा और यदि हम 50-60 सीटों के जुगाड़ में रह गए, तो सबसे पहले उन्होंने बंगाल को पकड़ा, जहां हमारी 18 सीटें थी, उसकी जगह 15 भी आ गई तो मिनिमम डैमेज होगा, और फिर बाकी देखेंगे हम, कुछ ऐसा डील करेंगे कि बाद में आप समर्थन दे न दे वो तो, लेकिन पहले 15 सीट तो निकालो। एक ममता के साथ वो अंडरस्टैंडिंग है। दूसरी आप आ जाइए, बंगाल को लग के उड़ीसा है, उड़ीसा में भी कांग्रेस और बीजू जनता दल आमने सामने है। वहां पे कांग्रेस का दुश्मन मेरा दोस्त, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, इस थ्योरी के तहत बीजेडी सॉफ्ट कॉर्नर हो सकती है बीजेपी के लिए। हालांकि बीजेपी ने वहां डेंट मारने का प्रयास किया तो उन्होंने भी फुफकारा, लेकिन बीजेडी ने कई बार राज्यसभा में बेल आउट किया है सरकार को, अलग अलग बिल्स पे, अलग अलग चुनाव। मतलब नवीन पटनायक के आगे अमित शाह झुके हुए हैं, मोदी झुके हुए हैं, और उनको एक तरह की, मतलब एक उम्मीद है कि भैया हमारी कुछ मदद कर देना, बदले में जो चाहो ले लो हमसे। वहां पे एक डील भी हुआ है। वहां एक पांड्यान करके आईएएस अधिकारी, हाँ, जी, वो सरकार चलाता है लिटरली नवीन पटनायक, उसके खिलाफ नवीन पटनायक के पार्टी में भी कुछ थोड़ा बहुत विद्रोह हुआ, जिसको पार्टी से निकाल दिया उन लोगों ने। उसको लेके मीडिया भी बहुत तंज कसता है कि ये कैबिनेट मीटिंग कैसा लेता है भाई, एक पीएस कैसा, पर्सनल सेक्रेटरी कैसा कैबिनेट मीटिंग, सही बात है। लेकिन उसने वीआरएस ले लिया, उसका वीआरएस का एप्लीकेशन तुरंत सैंक्शन कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और जैसे ही उसने वीआरएस ले लिया, तुरंत उनको एक कैबिनेट मंत्री पद देकर मिनी मुख्यमंत्री बना दिया गया, मिनी मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री।
टाइगर एकदम समझ गया आपकी बात को कि नवीन पटनायक और मोदी जी ने हाथ मिला लिया और ऐलानिया हाथ मिला लिया। मतलब अब हम ये मान लें कि दो जिस्म एक जान है। मतलब जान, उड़ीसा बस। में जितनी भी सीटें आएंगी, चाहे वो भाजपा के खाते में हो, चाहे वो नवीन पटनायक के खाते, वो मोदी की मान ली जाएंगी। मोदी की लेकिन मैं जो सवाल कर रहा था टाइगर, कि जो कविता है, ये जो स्क्रीन पे जिनका चेहरा देख रहे हैं, कविता, और मेरी जानकारी है, अंदर तक जानकारी है कि कविता को ईडी ने मन बना लिया था जेल भेजने का। बहुत से एविडेंसेस थे। 8-8 घंटे, 9-9 घंटे कविता का इंट्रोगेशन हुआ है, और अचानक हमने देखा कि ईडी ने हाथ खींच लिए। अचानक हमने देखा कि अब कविता का कोई नामो निशान नहीं है दिल्ली में। ये क्या हुआ? क्या कविता को लेकर मोदी और केसीआर में डील हो गई? और ये डील क्या है? क्या ये भी एक ममता जैसा कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट है कि मैं भैया तो इतने केसीआर सीटों के पे कमजोर दे देना हमें तेलंगाना में, हमारी मदद दीपक कर भाई, देना? केसीआर के मामले में तो मैं अधिकार से बोल सकता हूँ, क्योंकि बीआरएस लॉन्च करने के पहले 36 घंटे मैं उनके फार्म हाउस में उनसे लगातार डिस्कस करता रहा। वो मुझे मतलब राष्ट्रीय स्तर पे मुझे पॉलिटिकल पार्टी लानी है, इसके बारे में विचार विमर्श कर रहे थे, और मैं 36 घंटे उनके फार्म हाउस पे था लगातार, सुबह शाम, मतलब 8-8 9-9 घंटे डिस्कस होता था। मैं जी। भी पागल हो गया सुन सुन के। उस पूरे डिस्कशन में उनका नंबर 1 एनिमी यदि कोई था, दुश्मन यदि था, तो नरेंद्र मोदी था। वो उस नरेंद्र मोदी 36 दुश्मन घंटे में नंबर एक केसीआर के। 36 घंटे में वो मोदी जी को 6000 गाली दे चुके होंगे मेरे सामने। लेकिन जैसी ही बेटी ईडी के चुंगल में आ गई, ये जो केसीआर जो थे, जो शेर जैसे दहाड़ते थे, वो बिल्ली जैसे म्याऊं बिल्ली म्याऊं बन। करने लगे। तो क्या मैं ये समझूं कि लड़की जिस तरह से ईडी में फंसी थी, बिटिया जो है उनकी ईडी में फंसी चंगुल में, उसके बाद पिता जो है वो सरेंडर कर ही गया, भैया कोई भी अपनी बेटी के आगे सरेंडर कर देगा। तो बेटी को बचाने के चक्कर में उन्होंने अमित शाह और मोदी के आगे घुटने टेके, और इधर मोदी को क्योंकि सपोर्ट चाहिए, मोदी को लग रहा है कि 220 225 सीटों नहीं, पे 2024 में गिनती रुक मोदी जाएगी, के तो मोदी सामने को भी जरूरत है केसीआर की अब। मोदी के सामने उन्होंने घुटने टेके थे एक लिमिट तक, लेकिन जैसा ही मोदी जी को भी लगा कि मैं ज्यादा खींचूंगा और ये टूट गया, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। यदि बेटी जेल में डाल दिया पुण्य, तो मामला इतना गड़बड़ा जाएगा, फिर नो पॉइंट ऑफ रिटर्न, फिर एक नया खड़ा हो जाएगा अपने लिए सिद्धार्थ। तो मोदी जी ने फिलर्स भेज के वहां सरेंडर कर दिया। बहरहाल हम अब थोड़ा कम प्रेशर केसीआर देंगे। और मोदी एक हैं, ये मैं मान रहा हूं। मैं आना चाह रहा था, मैं आना चाह रहा था जगन मोहन रेड्डी। हालांकि जगन मोहन रेड्डी पे मैं सिर्फ इतना ही आपसे चाह रहा हूं कि जगन मोहन रेड्डी जितनी भी सीटें आंध्र प्रदेश में जीतते हैं, वो चाहे 15 सीटें जीतते हैं, वो 12 सीटें जीतते हैं, वो 16 सीट जीतते हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में बीजेपी जीरो थी, जीरो है। तो ये जो जगन मोहन रेड्डी जो मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, वाईएसआर पार्टी के मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, ये जितनी भी सीटें जीतेंगी, इन सीटों को हम बीजेपी का सीट मान लें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसका कारण, जितने मुख्यमंत्रियों के आपने नाम लिए, इसमें सबसे ज्यादा आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के केस में डूबे हुए हैं, 8-9 केस हैं, बहुत ज्यादा, और बेल भयानक पर है पैसे का शायद। मामला, बेल पर है। तो उनकी तो लाइफलाइन इनके हाथ में है। दूसरी ओर टीडीपी है। टीडीपी बीजेपी के साथ जाना चाहती है, लेकिन टीडीपी को बीजेपी अपने टर्म्स पे नहीं नचा पाएगी। टीडीपी आएगा तो अपना शेयर मांगेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि नायडू बाबू पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन जगन मोहन रेड्डी मुट्ठी में। जी। अब सवाल ये है कि ये जो सारी बातें तो हमने बता दी, लेकिन मेरे एक रिजर्वेशन ये है कि यदि वाकई 220 कम पड़ गए, 220 पे बीजेपी आ गई, तो क्या ये जो तेवर इन लोगों के आज कॉम्प्रोमाइजिंग है, ये तब रहेंगे? तब ममता ये कहेगी बहुत हो गया, 15 को तुमने मेरा कैसा नाक रगड़ रगड़ के मेरे से 15 सीटें वहां कमजोर उम्मीदवार करवाई, मेरे भतीजे को कैसा तुमने रगड़ दिया, मेरे खिलाफ मुझे दीदी और दीदी कैसा आपने मुझे काम किया। अब आप अटके हो, अब आप शेयर लाइफ पाइपलाइन में फंस गया है, अब आप फंस गए हो पिंजरे में, अब हम दिखाएंगे हम क्या है।
वहीं केसीआर, केसीआर के दिल में जितनी नफरत है मोदी के प्रति, वो नफरत इतनी जल्दी बुझेगी नहीं बेटी की वजह से। लेकिन उनको लगेगा कि यदि मोदी जी को फिर कह दिया तो ये अपनी बेटी का फिर चालू ही है, फिर फाइल खोल देंगे, फाइल खोल देंगे। और जगन मोहन रेड्डी भी नाच रहा है बंदर जैसा, क्योंकि उसकी मजबूरी है कि वो ईडी में फंसा है। जिस दिन बंदर, ये देखो भालू जो नाचता है ना, तो भालू के नाक में रस्सी होती है, वो उसको हिलाता है तो भालू परेशानी में नाचता है। नकेल कसी होती है। जिस दिन नकेल निकल जाती है भालू की, वो पहला काम करता है, वो उस पर हमला करता है जो उसको नचा रहा था। लेकिन एक चीज टाइगर आपने कही, आपने जो एक बात बड़ी पते की कही कि अभी तो केसीआर और ममता बनर्जी, उनकी दुखती रग मोदी जी ने पकड़ रखी है। ईडी का छापा, सीबीआई का छापा, तुम्हारे भतीजे को जेल भेजेंगे, तुम्हारी बहू को जेल भेजेंगे, तुम्हारी बेटी को जेल भेजेंगे। अभी इस तरह की चीजें हो रही हैं, इसलिए बेचारे बार्गेन कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन अगर मौका आएगा, अगर मोदी 220 के नीचे गए, तो फिर यही ममता और यही केसीआर, उनको अपना पुराना वक्त याद आएगा कि मोदी ने कैसे कैसे परेशान किया था। और शायद तब उनके पास विकल्प खुला होगा राहुल गांधी का, उनके पास विकल्प खुला होगा इंडिया अलायंस का। तो अगर वो अपनी सरकार बना लेते हैं, तो फिर आपका ये कहना है कि भाई मोदी के साथ क्यों जाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, अभी तो साथ देंगे, अभी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ऐसे बीजेपी में कई लोग हैं कि जो बिल्कुल मोदी मोदी कर रहे हैं, लेकिन जब उनको चांस मिलेगा बोलने का, तो वो सबसे पहले बोलेंगे मोदी के खिलाफ। ये भी मैं बता रहा हूँ, पार्टी की अंदरूनी आवाज जो निकलेगी, और आप ताज्जुब कहेंगे कि यार ये आदमी बोल रहा है, ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये बोलेगा जी। क्योंकि अभी डर सता रहा है सबको। टाइगर, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप अभी कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, मतलब पूरे देश में अलग अलग सूबों में आप गए हैं, वहां की ग्राउंड सिचुएशन आपने समझी है, परखी है। दिल से आपको क्या लग रहा है, आपकी गट फीलिंग क्या है? आपको क्या लग रहा है कि वाकई मोदी जो है इस वक्त एक बहुत मुश्किल विकेट पर हैं, टेंस हैं, और मोदी और अमित शाह को लगता है कि भैया 2024 में जीत मुश्किल है? और क्या उनकी जितनी भी कोशिशें हैं, क्या आपको लगता है कि मोदी सारी ताकत झोंक दें, सब कुछ झोंक दें, क्या वो सरकार बना लेंगे अपने दम पर? मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। सवाल ही नहीं उठता। सरकारें ताकत झोंकने से, पैसा खर्चा करने से नहीं बनती। नहीं तो हमारे देश में अंबानी और अडानी ही सरकार बना लेते। सरकार बनती है जनमानस से। जनता आप पे विश्वास रख के आपके ऊपर मत देती है। जनता ने आपको 2-2 बार विश्वास रखा और विश्वासघात हुआ। जनता फिर भी आपको मदद करती यदि जनता के पास बोलने की जगह होती। कई बार यदि मैं आपसे नाराज हूं, तो मैं आपसे भला बुरा कह के, मेरी भड़ास निकाल के शांत हो सकता हूं, लेकिन मैं भड़ास भी निकाल नहीं पा रहा हूं, नाराज भी। फिर ऐसे में मैं आपका बुरा वक्त आने देने का समय चाहता हूं, और जब बुरा वक्त आता है तो मैं टूट पड़ता हूं। ये ह्यूमन नेचर है। आज लोग फ्रस्ट्रेटेड है, आज लोग भयावह नाराज है, लेकिन डर का माहौल इतना है कि आप कुछ बोलोगे, कौन आपके घर पे पत्थर फेंक जाएगा, कौन किसकी हत्या करेगा, कोई किसी को पता नहीं। आज कब किसी के घर में एजेंसी चली जाएगी, आप किसी होटल में हो तो कहां से होटल से आपको सामान उठा के फेंक दिया जाएगा। कुल मिलाकर आपको क्या लग रहा है कि मोदी 225 टच कर रहे हैं, 200 टच कर रहे हैं, 250 टच कर रहे हैं? दीपक भाई एक लाइन में सारी बातें बोल दूंगा। 2024 का इंतजार राजनीतिक दल नहीं, सबसे बड़ा इंतजार इस देश का आवाम कर रही है, जनता कर रही है। 2024 के लिए एक एक दिन गिन रही है, क्योंकि 2024 में उन्हें अपने मन की बात करनी है, बटन दबा के। दूसरे की मन की बात सुन सुन के उनके कान पक गए हैं। ये वस्तु स्थिति है, अब इसे समझ जाओ आप। जनता ने मन बना लिया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बड़ी बात आपने कही कि 2024 का सिस्टम काम नहीं करता। 2024 का इंतजार इसलिए हो रहा है कि अब जनता मन की बात करना चाहती है, और ये मन की बात जो है वो मशीन के जरिए करना चाहती, ईवीएम के जरिए करना चाहती। मुझे लगता है कि अगर मोदी जी और शाह साहब सुन रहे होंगे तो आज वाकई जो है देर से नींद आएगी, स्लीपिंग पिल लेनी पड़ेगी। क्योंकि टाइगर, बहुत आपने ऐसी बात कहती कि जनता इंतजार कर रही है,
अपोजिशन पार्टी नहीं, रूलिंग पार्टी नहीं, चुनाव का इंतजार जनता कर रही है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। आप आए और आपने चीजों को बहुत स्पष्टता से रखा और आपने ये भी कहा कि जो चारों मुख्यमंत्री हैं जिनके आगे गुजरात लॉबी झुकी हुई है, ये अभी तो गुजरात लॉबी के साथ हैं, लेकिन अगर मौका आया 2024 में तो हो सकता है मोदी को साथ भी छोड़ दें, मोदी को डिच भी कर दें और इंडिया अलायंस के साथ चले जाए। टाइगर, आने का, बेबाक बोलने का, बेखौफ बोलने का, मुझे लगता है आप जैसी आवाज की आज जरूरत है इस देश को, और आप खुलकर बोलते हैं कैमरे के सामने। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस प्रोग्राम। और हमारे जो दोस्त हैं यकीनन आपको बहुत पसंद करते हैं, ऐसे ही बोलते रहिए, हम यही चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।